हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए क्लास सिक्स का मैथ्स का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि आपके पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। देखो, आपके एग्ज़ाम आपके सिर पर है। इस टाइम आपको सिलेबस तो करने का टाइम चला गया आपका, लेकिन अब आपको क्या करना है, रिविज़न करना है। और रिविज़न का सबसे बेहतर तरीका आपका होता है कोई भी पैरेलल ही स्कूल में चल रहे पेपर को सोल्व करना, क्वेश्चन पेपर को एज अ मॉक सोल्व करना। और ये कब होगा, या तो आप मेरे साथ ये कर सकते हो, या आपके पास अगर प्रोवाइड पहले से किया हुआ है किसी ने पेपर, तो आप उसको एज अ मॉक दो, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखोगे पेपर से पहले, और ये रिवीजन के लिए मोर देन इनफ वीडियो होगी आपके लिए। और इस तरह से हम और पेपर्स भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए पेपर सोल्व करते हैं। पेपर को सोल्व करने के मोटिव क्या है, रिविजन मैंने बता दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, ठीक है। और आपको अप्रोच, पेपर को सोल्व करने की अप्रोच समझ में आ जाए। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 7870। अब आपको पता है 4 डिजिट आपको दे दी गई है और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बनाना हो तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, बनाने के लिए डिजिट को बड़े से छोटे क्रम में लगाओगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, अगर आपके पास 7, 9, 3, 4 है तो आप 9 को सबसे पहले रखोगे 9, फिर आप 7 को रखोगे, फिर आप 4 को रखोगे और फिर आप 3 को रखोगे। इससे आपकी सबसे बड़ी नंबर बने। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, नंबर 0 से स्टार्ट कभी नहीं करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए डिजिट को बड़े से छोटे क्रम में रखो, और फर्स्ट डिजिट आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास कौन से नंबर थे, आइए देखते हैं। आपके पास है 7870, तो आपको रखना है 8770। डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे हमने, बड़े से छोटे के क्रम में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब आपको पता है 2 डिजिट कंपोजिट नंबर मतलब, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो और 2 से कम होने पर प्राइम नंबर कहलाता है। मतलब दो फैक्टर होंगे अगर 1 और वो खुद, मान लीजिए 23 है तो इसका फैक्टर एक 23 और एक 1, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। बट अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 10। आपको पता है इसके 1, 2, 5 और 10 4 फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ऑप्शन सी आपका ये भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्राइम नंबर विच कम्स बिटवीन 86 एंड 90। तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ एक और खुद से डिविजिबल होने वाला होता है। नंबर कौन सा है, 87 और 88। देखो 87 डिविजिबल बाय है 3। आपको कहा गया कि 86 और 90 के बीच में, तो कौन कौन से नंबर पढ़ते हैं, 86 और 90 के बीच में 87, 88, 89। 87 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से, ये नहीं होगा प्राइम नंबर। 88 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से, ये भी नहीं होगा प्राइम नंबर। तो 89 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। और 90 डिविजिबल बाय है 2, 3 और 5 से, 2, 3 और 5 से, तो आपका 89 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 33,88,927 को कैसे लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म होती है आपकी, एक्सपेंड करना है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया भी गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पर यूनिट, टेंस, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 10 लाख। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 10 लाख नहीं आएगा, क्या आएगा, 3 लाख, मतलब 50। फिर प्लस करेंगे, 0 पर कुछ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000 मतलब 8,000 प्लस यूनिट, टेंस। अब इसको साफ रूप में देखते हैं आप, तो आपके पास जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 308,927। इसको कैसे लिखोगे आप, ये यूनिट्स प्लेस है, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस और लाख प्लेस। तो लाख प्लेस पर हम 3 लाख लिखेंगे, प्लस 0 के साथ कुछ नहीं लिखेंगे, बचा 8, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 8,000 प्लस यूनिट्स, टेंस, 100, 900 प्लस यूनिट्स, टेंस, 20
प्लस 7। तो इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म को अपनी लिखोगे। तो ये कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो इनमें से किसके 2 एंड पॉइंट होते हैं? तो आइए देखते हैं। जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई। रे होती है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ इनफाइनाइट की तरफ आगे बढ़ती जाती है किसी भी एक डायरेक्शन में। लाइन सेगमेंट होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये स्टार्ट होगा यहाँ से और यहाँ पर ख़त्म। और चौथा नन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, जिसका लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एलसीएम बताना है 9 एंड 12 का। एलसीएम क्या होता है आपको पता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 4 एज इट इज़, 4 1 ज़ा 1 एज इट इज़, 3 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36। तो ये 9 और 12 का 36 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में। मान लीजिए आपके पास 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 12, और आपके पास 3 है, 4 5, एक और सीरीज है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें आपने देखा कि 2 के मल्टीपल्स देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और फोर्थ के मल्टीपल देखते हैं 1 2 3। तो अब आपने देखा कि ये 2 से स्टार्ट हुआ और ये 4 से, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, ये 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर, फिर 12 पर। लेकिन ये एक ऐसी जगह मिल रहे हैं जो एक कॉमन मल्टीपल है। तो कहा गया है कि लीस्ट कॉमन, मतलब 2 के मल्टीपल्स में और 4 के मल्टीपल्स में जो लीस्ट कॉमन है, यहाँ पर लीस्ट कौन सा है? 4 है। इससे पहले कोई मल्टीपल नहीं। तो ये क्या हो गया? 2 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 4 हुआ। इसी तरह से कहा गया था हमें ढूंढने के लिए 9 और 12 का, उसी तरह से हमने निकाल लिया। 9 के मल्टीपल्स निकाले, 12 के निकाले, और ये इसका तरीका हो गया। तो 36 दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब 9 18 27 36 इस तरह से चलेगा। और 12 कैसे चलेगा? यहाँ पर 9 है, 10 11 12, फिर यहाँ पर 24 आएगा, फिर यहाँ पर 36। तो ये इसके मल्टीपल हो गए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12। ये कॉमन, अगर 12 के कॉमन मल्टीपल चले तो 12, यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर 36, ऊपर 9 18 27 36। तो कॉमन कौन सा होगा? 36 हुआ सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से कॉमन मल्टीपल हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। ये ऑप्शन आपका 36C सही हो गया। 7th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 27.2 मिलियन विल बी इक्वल टू। अब आपको पता है कि मिलियन कैसे काम करता है। मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 20 मिलियन कैसे आया? 1 इंटू 20, इसका मतलब 10 इंटू 20 लाख आएगा। तो 10 इंटू 20 कितना हुआ? 200 लाख, जिसको हम बोलेंगे 2 CR, 2 करोड़। 0.2 मिलियन 27.2, यहाँ पर हमने 20 निकाला। 27 कैसे निकालेंगे? 27 इक्वल टू 1 मिलियन इंटू 27, कितना हो गया? 10 इंटू 27, ये हो गया आपका 270 लाख, जिसको हम बोल देंगे 2 करोड़ 70 लाख। 27.2 लाख, 27.2 लाख होगा 2 करोड़। अब आपसे कहा गया है 27.2 मिलियन निकालना है। 27.2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 27.2 मिलियन में 27.2 इंटू 10 लाख की मल्टीप्लाई आप कर दोगे, ठीक है। क्या निकलेगा? 272,000,000। इसको लिखेंगे हम 27,20,000। क्या बना? 27,20,000। ऑप्शन सी बिल्कुल
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर ऑफ 3, मतलब 3 के कौन सी पावर हो सकती है। तो 1 2 3 देख लेते हैं। 3 की 1 पावर 3 होती है, 3 की 2 पावर 9, 3 की 3 पावर 27, 3 की 4 पावर 81। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, 27, 13, 36। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 27। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं है। आपको पता है कि रे किसको कहते हैं, एक ऐसी लाइन को जो स्टार्टिंग पॉइंट तो है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट की तरफ आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। लाइन आपको पता है जिसका कोई लाइन से वो नहीं होता, एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ आगे बढ़ती जाती है। लाइन सेगमेंट होता है जिसकी 2 एंड पॉइंट होते हैं, इनके बीच की लाइन सेगमेंट कहलाती है। क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो आपको पता है कि कभी भी किसी नंबर को अगर आपको देखना है कि ये 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट को देख लीजिए कि वो 4 से डिवाइड होती है या नहीं। तो 4 5 3 6 को देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट 3 6 है, ये क्या 4 से डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है। 5 6 7 8 क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है, 7 8 नहीं, ये नहीं होती। 9 1 0 1 क्या ये होती है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होती। 40 लास्ट की 2 डिजिट है 4 0 क्या ये दोनों होती है, हाँ। तो ए और डी में से कोई एक आंसर है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बोथ ए एंड डी, ठीक है। तो आपकी ए और डी दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रायंगुलर नंबर एज वेल एज अ स्क्वायर नंबर। इनमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो ट्रायंगुलर नंबर भी है और एज वेल एज स्क्वायर नंबर भी है। ट्रायंगुलर नंबर वो नंबर होते हैं जो डॉट्स को ट्रायंगल शेप में अरेंज करने से बनते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन पेपर में दिखाया था कि इस तरह से अगर 3 डॉट्स हैं तो आप एक डॉट लेफ्ट हैंड साइड बढ़ा दोगे और दूसरी लाइन जो उसके ऊपर खींचोगे उसमें एक डॉट, उसमें एक लाइन और ऐड कर दोगे। अब इसके ऊपर एक और लाइन में ऐड करूंगा 1 2 और इसमें एक साइड एक और डॉट की लाइन क्रिएट कर दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, 1 2 और एक और डॉट की लाइन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा ट्रायंगुलर नंबर्स का, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। तो यहाँ पे कहा गया है स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नंबर दोनों है, ट्रायंगुलर भी और स्क्वायर भी। तो आप 10 एक ट्रायंगुलर नंबर है लेकिन स्क्वायर नहीं है। वही बात कर लेते हैं 2 न ट्रायंगुलर न स्क्वायर है। 360 स्क्वायर नहीं है क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361। और अगर बात कर ले 1 की तो ये ट्रायंगुलर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है। ऑप्शन डी 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है। द सम ऑफ 1 + 2 + 3 डैश 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 59 + 60 + 59 डैश 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 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू। तो आपको दिख रहा है ये 1 से लेके 60 तक एक काउंटिंग गई जो ऐड करते गए हर नंबर को। फिर 60 के बाद फिर से एक एक नंबर घटने लगी और 1 तक फिर से ऐड करती हुई आई और इनका टोटल सम पूछा है। तो आइए देखते हैं। आपको सम करना है किसका, 1 + डैश 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 प्लस 60 और इसको प्लस करना है हम इसको 1 + डैश 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 1 + डैश 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 59। कैसे ये समझते हैं, देखो यहाँ से 1 से लेके 2 3 4 डैश 59 + 60 + 59 + डैश 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 2 + 1 ऐसे हुआ। तो हमने ये वाली सीरीज़ जो है एक साथ ले ली 60 तक और ये वाली सीरीज़ एक साथ ले ली 1 तक। तो 1 से लेके 59 तक ये लिख दिया और 1 से लेके 60 तक इस तरफ लिख दिया और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, यूज़ n + n × n + 1/2 फॉर्मूला। तो n कितना है, 60 है, n + 1 60 + 61 / 2 प्लस n कितना है 59, n + 1 कितना हुआ 60 / 2। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपने देखा ये 30 हो गया, 30 × 61 प्लस ये भी 30 हो गया, 30 × 59। अब आप देखो कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक आ गया हमारा 18 30 और एक आ गया हमारा 30 17 70। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3600। टोटल आ गया आपका 3600। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। व्हाट सीक्वेंस यू विल गेट व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर्स। तो जो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर्स हैं उनको अगर ऐड करोगे तो क्या सीक्वेंस आएगा आपके सामने, ये बताना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स गिव्स स्क्वायर नंबर, ठीक है। हमेशा सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर क्या देते हैं, स्क्वायर नंबर्स।
तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्क्वायर नंबर्स। असर्शन और स्टेटमेंट आपके सामने है। पहले आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें एक स्टेटमेंट है, एक रीज़न है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स में से इनमें से क्या है। और अगर असर्शन ट्रू है तो क्या उसका रीज़न नीचे दिया गया बिल्कुल सही है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो 14th क्वेश्चन कहता है 19 हैज़ ओनली 2 डिविजर्स। तो 19 को सिर्फ 2 नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 और खुद 19। ये बात अपने आप में सही है। तो ये आंसर क्या हुआ आपका? ट्रू हुआ, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। इसका रीज़न देख लेते हैं। 19 इज़ अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो ऑप्शन ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। बोथ द स्टेटमेंट असर्शन रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न प्रोवाइडेड इज द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला 14th का फर्स्ट होगा। 15 देख लेते हैं। असर्शन क्या है? 27 इज अ क्यूबिक नंबर। तो ये अपने आप में बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये 3 का क्यूब है। रीजन देख लेते हैं। 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये बात अपने आप में ठीक है, ये बात अपने आप में ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों बात तो सही है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो सही एक्सप्लेनेशन या करेक्ट आपका असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है जो प्रोवाइड किया गया है। मतलब रीजन एक, ये जो नीचे स्टेटमेंट है ये सही रीजन नहीं है असर्शन का, लेकिन ये अपने आप में सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। सेक्शन बी, इंसर्ट कोमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स। तो आपको इंसर्ट करने हैं कोमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे आप कोमा लगाते हो, इस बात को ध्यान रखो कि फर्स्ट 3 डिजिट पर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जब इस तरफ जाते हैं तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगता है, और फिर हर डिजिट के बाद, हर 2 डिजिट के बाद 1 2 1 2 1 2, हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, इसमें हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगते हैं। मतलब अगर वहीं पर अगर हम बात करें, कोई डिजिट ऐसे है, इतनी बड़ी डिजिट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस इस तरह से कोमा लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इंडियन है तो पहली 3 डिजिट छोड़ देंगे कोमा, और फिर हर 2 डिजिट के बाद कोमा। तो आपका 8,90,6, 3 डिजिट 2 डिजिट और फिर आगे सोन। इंटरनेशनल में देखते हैं 8 5, इधर क्या है 3 0, 1 2 3 4 1, तो 1 2 1 0 0 1 कोमा 1 3 कोमा, 3 डिजिट के बाद 1 कोमा और फिर ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे। अब इनके नाम भी दिखने हैं आपको, नाम क्या लिखोगे आइए देखते हैं। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से 8,90,006 लिखना है आपको। इसमें होगा क्या, ये यूनिट टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो आप लिखोगे 8,90,006। ठीक है, और वहीं पर आप लिखोगे इंटरनेशनल में 8,5,0,0,0,1, इसमें आप लिखोगे यूनिट्स टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, तो 8,500,000,1। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 12। 4 8 12 में कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। तो आप लिखोगे कि कॉमन फैक्टर्स आर नंबर्स डिवाइडिंग ऑल। फैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं। 4 के फैक्टर क्या है 1 2 4, 8 के फैक्टर क्या है 1 2 4 8, 12 के फैक्टर क्या है 1 2 4 3 4 6 12। कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? कॉमन हो गए आपके 1 2 4। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं ना, ये क्या हुआ 4। ठीक है, इस तरह से हमने HCF निकाला, कॉमन फैक्टर्स भी निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलो डिग्री मेजर्स। तो आपको प्रोटेक्टर का यूज करके ड्रॉ करने हैं एंगल जो दिए गए हैं। आपको ये क्वेश्चन पेपर इसके PDF के साथ, इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ अटैच करके टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और अपनी PDF अवेल कर लीजिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। वहाँ पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर की, एज अ मॉक दे सकते हो आप। और इसके बाद आप
इस पेपर की अटैच्ड सॉल्यूशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें 110 और 40 डिग्री, डी प्रोटेक्टर कुछ इस प्रकार का होता है, डी होती है आपकी, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपके यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, और फिर यहाँ पर आके 180 का होता है। तो आपको उस ट्रांसपेरेंट डी में देखना होता है कि 40 डिग्री कहाँ पर है। मान लीजिए आपका 40 डिग्री यहाँ पर निकला, तो आप ये एंगल ड्रॉ कर दोगे। कैसे, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, उसके बाद डी को हटाओगे और आप एक लाइन स्ट्रेट खींचकर यहाँ से लाइन इस पॉइंट तक ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो आपका एंगल बन जाएगा 40 डिग्री का। दूसरा एंगल आपको बताया गया है कि आपको 40 डिग्री के साथ क्या बनाना है, 110 डिग्री का। तो आप मेजर करोगे 0 से, फिर 110 तक जाओगे, मतलब यहाँ तक आओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको 110 डिग्री का यहाँ पर पॉइंट लगाना है, फिर डी को हटा देना है, यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन को यहाँ इस पॉइंट तक मिलाना है सेंटर तक, और फिर आपका ये एंगल क्या बन जाएगा, 110 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 40। आपको बताया मैंने लीस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आपको 18 और 40 का एलसीएम निकालना है। मैंने बता दिया आपको कैसे ये सीरीज काम करती है, आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे 18 और 40 का, तो एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको कर लेते हैं इस बार। पहले हमने दूसरे तरीके से निकाला था, इस बार हम 18 का निकालते हैं। पहले 2 × 2 4, 4 × 3। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली होता है आप 18 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दोगे, तो 2 × 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18 होता है। 3 को करेंगे 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो आपको पता चला कि 18 को 2 × 3 × 3 में तोड़ा जा सकता है। ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सब 2 3 3 क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने तोड़ा। दूसरा 40 था आपके पास, इसको देखेंगे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा देन 5 1 ज़ा। तो आपके पास आया 40 का 2 × 2 × 2 × 5। आपके पास ये फैक्टराइजेशन हुआ प्राइम फैक्टर्स के साथ। इसमें आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, तो आपको देखना है इसमें कॉमन कौन से हैं। तो आपको 2 × 3 स्क्वायर, और ये वाली जो फैक्टराइजेशन है इसको लिखेंगे आप 2 क्यूब × 5। तो इसमें हाईएस्ट पावर लेनी है आपको। यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। फिर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5, 5 क्या बनाए 2 की पावर 3, मतलब कि 2 क्यूब क्या होता है 8 × 3 की पावर 2 क्या होता है 9 × 5। 8 9 ज़ा 72 × 5, जो कि क्या बनेगा आपका 360। तो आपका जो लीस्ट कॉमन एलसीएम हुआ 18 एंड 40 का, वो क्या हुआ 360। दूसरा तरीका क्या था, आप 18 और 40 का डायरेक्ट इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 9 ज़ा 2 20 ज़ा, फिर 2 से नहीं 2 से करेंगे 2 10 ज़ा और 9 एज इट इज लिखोगे। इसका मतलब है पहले हम फैक्टराइजेशन एक ही फॉर्म में कर देंगे, ठीक है, एक साथ कर देंगे। यहाँ पर हमने अलग अलग किया, ये सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट 3 नंबर्स दैट आर को प्राइम विद 10। को प्राइम की बात की जा रही है। को प्राइम क्या होता है, तो आपको ऐसे 3 और नंबर बताने हैं जो को प्राइम हो 10 के साथ। अब समझते हैं को प्राइम क्या है। देखो को प्राइम बेसिकली, ये को प्राइम को आप कह लो रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है ये, ठीक है, को प्राइम नंबर। इसके बेस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ऐसे 2 नंबर जिनका HCF, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, ठीक है। जैसे 6 और जैसे 4 आप ले लो, 4 एंड 9, ये 2 से कटता है, ये 3 से कटता है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो ये क्या है अपने आप में को प्राइम्स है, ठीक है। इसी तरह से 4 को अगर डिटेल में देखें तो फैक्टर्स क्या है 4 के 1 2 4, और 9 के फैक्टर्स क्या है 1 3 और 9। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो आपको बताने 10 के दोनों को प्राइम 2 नंबर बताने हैं आपको। तो 10 के फैक्टर्स देख लेते हैं पहले। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 5 10, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर जो 2 या 5 से डिविजिबल न हो वो 10 के साथ को प्राइम होगा। जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा वो 10 का को प्राइम होगा। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 3। फैक्टर्स क्या है इसके, 1 और 3। तो 3 क्या हुआ आपका, को प्राइम विद 10। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। अगर हम बात करें 7 की, इसके फैक्टर्स क्या है, 1 और 7। सिर्फ 1 ही इसमें कॉमन है 10 के फैक्टर्स के साथ, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, को प्राइम विद 10। तो 2 बताने थे, आपने 2 बता दिए, 1, 3 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर्स लिखने थे आपको, चलो 3 बता देते हैं। 3, 7 हो गया, इसके बाद आप 9 लिख सकते हो। 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9 होते हैं। इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन है 10 के फैक्टर्स के साथ। देखो 1, 2, 5, 10, सिर्फ 1 कॉमन है, तो इससे क्या हुआ, 9 एंड 10 आर को प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। आपको लिखने कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर होगा। तो 80 और 100 के बीच में आपको सारे कंपोजिट नंबर लिख लेने हैं। तो आपका 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99। मतलब यहाँ पर सिर्फ बीच में 2 प्राइम नंबर पड़े। कौन सा, एक तो 83 पड़ा, 83, और एक 97। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। बाकी सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेक्शन सी की तरफ आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो मल्टीपल हो ऑल नंबर्स का, 1 से लेके 10 तक, लेकिन 7 का ना हो। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें सेट 1 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 6 का भी, 8 का भी, 9 का भी। ठीक है, ऐसा 10 का भी, इन सब नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ सेट का निकालेंगे। एलसीएम ऑफ, इसको बोलते हैं हम एलसीएम ऑफ सेट। सेट हमने लिख लिया साफ। अब क्या करेंगे, वी नीड हाईएस्ट प्राइम पावर्स अमंग देम। लिखोगे आप, वी नीड हाईएस्ट प्राइम पावर्स अमंग देम। ठीक है, फिर आप लिखोगे 4, 2 फ्रॉम 8, 2 का क्यूब आ जाएगा। 4, 3 फ्रॉम 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। और 4, 5 की अगर बात कर लें तो ये फ्रॉम 5 आएगा डायरेक्ट, 5 की पावर 1। ठीक है, और 7 एक्सक्लूड करना है आपको। तो एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, एलसीएम क्या निकला आपका, ये क्या हुआ, 8 इंटू 9 इंटू 5, जो कि आपका हुआ 360। आपका आंसर आ गया। तो हम जब हमें किसी सेट के सारे नंबर्स का मल्टीपल चाहिए, हम उनका एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। फिर यहाँ नंबर थे 1 से लेके 10 तक। हमने क्या किया, 7 को छोड़कर सभी नंबर को ले लिया, हमने इन सब का एलसीएम निकाला। कैसे, 2 का 2 होता है, 3 का 3, 4 का 2 का स्क्वायर होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3, 4 का 2 का स्क्वायर, 5 का 5, 6 का 2 इंटू 3, 8 का 2 का क्यूब, 9 का 3 का स्क्वायर और 10 का 2 इंटू 5। अब हमने क्या किया, इन सब में से क्या किया, हाईएस्ट पावर निकाल ली। 2 की हाईएस्ट पावर ये आई, 3 की हाईएस्ट पावर ये आई और 5 की हाईएस्ट पावर ये आई। इन सब के अंदर ये सब वैल्यू तो आई गई। तो अब मल्टीप्लाई करनी होगी एलसीएम निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 8 ये आपका 5 हुआ, ये आपका 8 हुआ, ये आपका 9 हुआ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करी तो हमारा 360 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। एप्रोप्रिएट साइन के साथ इनको रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स के रूप में। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाईएस्ट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है किस हाइट पर, 2000 मीटर ग्राउंड के ऊपर। तो 2000 मीटर ग्राउंड के ऊपर को क्या लिखेंगे हम, प्लस 2000 मीटर हाइट। ठीक है, और सिंपली हम 2000 मीटर लिख देंगे। फर्स्ट का ये हो गया। सेकंड देखते हैं क्या कहता है, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल।
तो जो सी लेवल है, ये तो हवाई जहाज जो उड़ रहा था ज़मीन से कितनी ऊपर उड़ रहा था, ये उड़ रहा था 2000 मीटर ऊपर अबोव। अब डेप्थ की बात आई, ये ज़मीन है, यहाँ पर पानी है, इस पानी से कितना नीचे सबमरीन चल रही है, सबमरीन चल रही है 800 मीटर बिलो द सी लेवल। तो सी लेवल है अगर ये, तो इसके 800 मीटर बिलो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 800 मीटर। और सबमरीन कैसी होती है आपको पता है, सबमरीन ये आपकी सबमरीन होती है, ठीक है। ये चल रही है 800 मीटर, तो आप इसको लिखोगे -800 मीटर। थर्ड देखते हैं, विड्रॉल ऑफ रुपी 700 का विड्रॉल हुआ है, मतलब बैंक से 700 रुपये निकाल लिए गए हैं, मतलब आप लिखोगे इसको -700 रुपीज़ निकाले गए। निगेटिव इंडिकेट्स डिक्रीज विड्रॉल, निगेटिव करता है विड्रॉल को, विड्रॉल दिखाता है आपके अकाउंट से विड्रॉल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर्स सच दैट देयर सम इज 18,670। आपको 5 डिजिट वाला एक नंबर और 3 डिजिट वाले 2 नंबर लिखने हैं जिनका सम 8,670 आ जाना चाहिए। अब आप कैसे करोगे, आपको पता है आपके पास टोटल कितना है 18,670। अब आपको 5 डिजिट वाला एक नंबर लेना है, आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 18,000 ही आपने ले लिया, ये क्या है 1 5 डिजिट नंबर। अब आपको 2 नंबर और लेने हैं, मतलब टोटल आपके 3 हो गए। अब आपको 2 नंबर और लेने हैं, ये दोनों नंबर क्या होंगे, ये नंबर होंगे आपके 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। और आपको पता है इन तीनों का सम कितना होगा 18,670। अब आपने 18,000 तो ले लिया, तो 18,670 में से आप 18,000 तो माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 670। अब 670 आना चाहिए इन दोनों का सम करके। एक आप ले लो 3 डिजिट नंबर 400, और अगर आपने 400 ले लिया 3 डिजिट नंबर, तो इसमें से 400 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 270, और लास्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 270। तो आपके 3 नंबर आ गए 18,400 और 270, इनका टोटल क्या हुआ 18,670। इस तरह से आप अपना आंसर कर पाओगे, ठीक है। आप इसमें कुछ और भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट यूजिंग पिक्चर। तो पिक्चर का यूज करके लाइन सेगमेंट और लाइन रे को एक्सप्लेन करना है। आपको लाइन रे और लाइन सेगमेंट को पिक्चर्स के द्वारा एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, जो आपकी लाइन होती है वो एक्सटेंड्स करती है इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शन में। आपकी लाइन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली तक जाती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरा, ये क्या थी, ये आपकी लाइन की बात की गई है। फिर बात करते हैं रे की। रे क्या होती है, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती है, ठीक है। ड्रॉ अ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, इसको कैसे लिखेंगे ए बी। और ये रे आपकी एरो ऑन वन साइड, ये एक साइड की तरफ एरो करेगी। तीसरा, आप लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर खत्म होगा, ए बी। इसको क्या कहेंगे हम, लाइन सेगमेंट, जिसके 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन ट्विन प्राइम्स विद एग्जांपल। आपको ट्विन प्राइम्स समझाना है क्या होता है। देखो, ट्विन प्राइम्स होते हैं पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक सीरीज ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, क्लियर, एंड 14। अब आपको पता है पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा प्राइम नंबर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, एग्री। अब आपको ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, मतलब 3 1 डिफरेंस और 2 डिफरेंस, तो मतलब 3 and 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। वैसे ही 5 and 7, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 5 and 7 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। फिर आपका 7 और 11 नहीं हो सकता, इसके बीच में ज़्यादा गैप आ गया, लेकिन 11 और 13 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया। तो ट्विन प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय, पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन डी हमारे सामने। 27 क्वेश्चन पूछता है, राइट फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आपको ये नंबर लिखने हैं और इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। आइए, हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर है, हेक्सागोनल नंबर है, पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 3 है।
ट्रायंगुलर नंबर्स देख लेते हैं। तो आपके सामने जो ट्रायंगुलर नंबर है ये कैसे बिहेव करता है, जब इसको हम एज अ पिरामिड के रूप में बनाते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। आपके पास एक बॉल है, फिर आप उसके एक साइड में और एक ऊपर दूसरी लेयर बनाओगे, फिर आप सेम एक साइड में और एक उनके ऊपर, फिर आप फिर से एक साइड में एक उनके ऊपर, और आप ये अगेन एंड अगेन करते जाओगे। जब आपने एक इस साइड में बनाई दोनों के तो एक ऊपर बॉल क्रिएट कर दी, ठीक है। फिर आप एक इस साइड में बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे, एक नई लाइन क्रिएट कर दी और ये आपके कंप्लीट हुआ। तो इसमें कितनी बॉल्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस लाइन में एक बॉल है, इस लाइन में आपकी इस ट्रायंगल में 3 बॉल हो गई, ठीक है। फिर आपकी इससे बड़े ट्रायंगल में 3 4 5 6 बॉल हो गई, फिर इससे बड़े ट्रायंगल में 10 बॉल हो जाएंगी, फिर उससे बड़े ट्रायंगल में 15 बॉल हो जाएंगी। तो ये नंबर क्या है, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। डॉट्स अरेंज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल 6 अगर 3 रो में देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद आपको हेक्सागोनल नंबर कहा गया है। ये नंबर आपने ट्रायंगुलर नंबर आपने देखा जो क्रिएट करता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा हेक्सागोनल नंबर होता है सीक्वेंस ऑफ 1 6 15 28। ये एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस है 1 6 15 28। अगर इसको अरेंज करेंगे तो ये हेक्सागोनल पैटर्न बनाएगा, ठीक है। कैसा बनाएगा, हेक्सागोनल पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपना हेक्सागोनल नंबर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आपने देखा पहले क्या हुआ, हमारे पास एक 1 बॉल है, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 6 में क्या हुआ, 3 ऊपर, 1 2 3 3 सामने, 1 2 3 3 साइड में। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 थी, फिर 6, फिर 15, और फिर ऊपर 4 साइड में 3 4 5 और फिर नीचे 4। टोटल कितने हो गई, 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 28। यही हमने बताया अभी आपको। तो ये क्या नंबर हो गए, हेक्सागोनल नंबर हो गए, क्योंकि ये हेक्सागोनल फॉर्म बनाता जाता है। ये फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ 2, मतलब तो कैसे होगा, पावर ऑफ 2 होती है हर नंबर का डबल होता चला जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। सेम इस तरह पावर ऑफ 3 होती है, 1 की पावर 3 होती, मतलब उसका 3 गुना होता चला जाता है नंबर का। 1 से 3 हो गया, 3 से 3, 3 3 9 हो गया, 9 3 27, 27 3 81। तो ये आपका चलता चला जाएगा और ये स्क्वायर बनाता जाएगा और ये क्यूब बनाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक स्क्वायर बनाएगा, एक ये स्क्वायर बनाता चला जाएगा और एक क्यूब बनाता चला जाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। और आप पेपर में इस तरह से दिखा सकते हो। देखो यहाँ पर 2 डॉट्स हैं 2 के, फिर यहाँ पर 2 का डबल हुआ, 4 डॉट्स आ गए, फिर 8 डॉट्स आ गए, फिर 16, फिर 32। ये पावर ऑफ 2 हो गई। और ये 3 डॉट्स, फिर 9, फिर 27, फिर 81। ये आपकी पावर ऑफ 3 हो गई, ठीक है। इस तरह से आप पेपर में करोगे। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, 28 पर आते हैं। एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स शो की जा रही है, राइट एंगल बताना है आपको। और राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है। देखो राइट एंगल क्या होता है, जो ट्राइंगल में बिल्कुल परपेंडिकुलरली मिले, ये क्या है, राइट एंगल। तो राइट एंगल की बात कर लेते हैं, जो कि होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। लुक्स लाइक एन एल। आप एक सिंपल एल बनाओगे और आप लाइन को मिला दोगे। ट्राइंगल में जो सीधी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली नीचे वाली लाइन पर पड़ रही है, ये क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल। इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं। स्ट्रेट एंगल होता है आपका जो 180 डिग्री बनाता है। 180 डिग्री कैसे होगा, जब ये 90 है, बाकी 90 इस तरफ बनेगा, तो ये पूरा, मतलब कि ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 से कम और 180 से ज़्यादा एंगल। मतलब अगर इस 180 से ज़्यादा बनेगा कोई एंगल, ये लाइन है आपकी और एंगल बन रहा है ये, तो ये कंप्लीट एंगल जो 180 से ज़्यादा घूम गया, ये 180 था, यहाँ से ज़्यादा जितना भी हुआ, ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन ध्यान रखना 360, मतलब इस पूरे सर्कल को कंप्लीट होने से पहले तक यहाँ पर आ जाएगा अगर, तो ये 360 बन जाता। लेकिन इससे पहले जितना भी ये एंगल बनेगा बड़े वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसको 180 से ज़्यादा रखेंगे एंड 360 से
कम, या आप इसको ऐसे लिखो 180 से ज़्यादा 360 से कम। और कंप्लीट एंगल क्या होगा आपका? कंप्लीट एंगल आपका वही 360 डिग्री होता है, जो कि कैसे काम करता है? अगर ये नंबर लाइन है तो आपका पूरा सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल बनना, और ये पूरा क्या कहलाएगा? 360, जो कि होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, ज्वाइन द नोट्स टू मेक द कंप्लीट ग्राफ। ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए आपको ये सारी नोट्स ज्वाइन करनी है। एक्सप्लेन करना है वाई द नंबर ऑफ नोट्स फॉलोज द पैटर्न ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, और क्यों ये नोड ट्रायंगुलर नंबर के पैटर्न को फॉलो करती है। तो देखो, ये एक ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न फॉलो करेगी, वो क्यों करेगी ये समझते हैं। तो कंप्लीट ग्राफ करने का मतलब है, जो एन नोड है, अगर ये एन नोड है तो हर नोड को हर दूसरे नोड से जोड़ना होगा। इस नोड को इस नोड से जोड़ना है। यहाँ पर कितने कनेक्शन हुए? अब आपको पता है यहाँ पर कितने कनेक्शन है? यहाँ पर कनेक्शन है आपके 0 1। आपके कितने कनेक्शन है? 1 कनेक्शन हुआ इससे इसके साथ। नई नोड आ गई, इस नोड को इन दोनों नोड से जोड़ दिया गया, तो कितने कनेक्शन बने? 1 2 3 कनेक्शन बने। अब यहाँ पर 3 नोड्स पहले से थी और 3 कनेक्शन पहले से थे। एक नए नोड आ गई और इस नोड को सबसे जोड़ दिया गया। इस नोड को अगर मैं सबसे जोड़ूंगा, मान लीजिए मेरे पास पहले से 3 नोड थी जिसके अंदर 3 कनेक्शन थे, ये दिखाई गई है, तो ये मेरी ये वाली कनेक्शन हो गए। अब एक नई नोड आ गई, इसने कितने कनेक्शन बनाए? 1 2 3 पहले से थे, 3 और बनाए, कितने हो गए? 6। अब मेरे पास 4 नोड का कनेक्शन था, ठीक है, इसमें कितने थे? 6 कनेक्शंस पहले से थे। नई नोड आ गई, इसने कितने कनेक्शन बनाए? 1 2 3 4 6 और 4 10 हो गए, 10 कनेक्शन बनाए। अब मेरे पास 5 नोड्स का पहले से कनेक्शन था, ठीक है, और पहले से कनेक्शन जितना था वो कितने कनेक्शन थे? इस नोड में कितने कनेक्शंस थे? अब देखते हैं, एक सेकेंड। इसमें पहले से 10 कनेक्शन थे। अब नई नोड आ गई तो 1 2 3 4 5, 10 में 5 और कनेक्शन जुड़ गए, तो टोटल कितने कनेक्शन हुए? 15। तो ये कनेक्शन की सीरीज क्या कहला रही है? ये कहला रही है आपकी ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न कहला रही है। अब ये ऐसा क्यों कहला रही है ये देखते हैं। तो जब तुम नोड्स एक एक करके जोड़ते हो, पहला नोड कोई एज नहीं होता, पहले नोड पर, दूसरे नोड पर एक एज होता है, तो जो एक कनेक्शन बना नए जोड़ के साथ, तीसरा नोड आता है तो ये 2 एजेस हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ती है ये सीरीज एपी की तरह। तो ये कौन से नंबर सीरीज हो गई? ये ट्रायंगुलर नंबर सीरीज हो गई। अब इसको क्यों कहा था? क्योंकि सीक्वेंस इज 0 1 3 6 10 15। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर बिकॉज द नंबर रिप्रेजेंट हाउ मेनी डॉट्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए कितने डॉट्स चाहिए, इस चीज को ये दिखाता है ये नंबर पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल 3 डॉट्स होंगे, किसी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल विद द 1 डॉट एट द टॉप एंड 2 डॉट्स एट द बेस। अगर नीचे 2 बेस हो गए और ऊपर 1 हो गया, तो ये क्या दिखा रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल को दिखा रहे हैं, और ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगुलर नंबर दिखाएगा। तो इसी तरह से अगर आपके पास एक ये है और फिर इसके बाद 6, आपके पास फिर 10 डॉट्स हैं, तो ये क्या बन रहा है? ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज बन रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्लेन करो व्हाई द नंबर ऑफ नोड्स फॉलोज द पैटर्न ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। क्यों ये नंबर ऑफ नोड ट्रायंगुलर नंबर के पैटर्न को फॉलो कर रही है? ट्रायंगुलर नंबर बेसिकली क्या होता है? हर नंबर अपने से पिछले नंबर का सम होता है। हर नंबर अपने से पिछले नंबर का मतलब हर ट्रायंगुलर नंबर पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है। तो जब हम सारे नोड्स को आपस में जोड़ते हैं तो हर नया नोड बाकी सारे नोड से जुड़ता है, इसलिए कनेक्शंस क्या बनते हैं? 1 3 6 10 15 ऐसे बनते हैं। ये नंबर्स ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। इसलिए कंप्लीट ग्राफ में एजेस जो होते हैं वो ट्रायंगुलर नंबर्स के पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसको आप पेपर में कैसे कर सकते हो? आप इसको स्टेप वाइज फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1 में कह सकते हो आप कंप्लीट करना है आपको ग्राफ। उसके बाद आपको मान लो हमारे पास n डॉट्स हैं, तो कंप्लीट करना है हर नोड को बाकी सभी नोड से जोड़ना है। तो हर नोड को बाकी सभी नोड से जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद स्टेप 2 होगा कि अगर 2 नोड्स हों, बस एक एज
तो 3 नोड्स, इसमें आपके पास कितने हैं, 1 कनेक्शन है, इसके पास आपने 3 कनेक्शन है, इसके बाद आपके यहाँ पर 6 कनेक्शन है, यहाँ पर 10 कनेक्शन है, अगले में 15 होंगे, आपको ये लिख लेना है। तो एक सीरीज बन के आएगी 1 3 6 10, जिसको आप लिखोगे ट्रायंगुलर नंबर्स। हर बार जब नया नोड जुड़ता है तो वह बाकी सारे नोड से जुड़ता है, ठीक है। इसका nth नोड जो बनेगा वो क्या करेगा, n-1 नए एजेस बनाएगा, नए एजेस बनाएगा, ठीक है। जब n-1 नए एजेस बनाएगा, जैसे यहाँ पर 6 है, 4 है और यहाँ पर हम अगले 5 लेते हैं, तो 5 डॉट्स ने क्या किया, अगले 4 नए एजेस बनाए, तो 6 में 4 और जुड़ गए, कितना आ गया, 10 आ गया। वैसे ही अगर ये 5 थे और मैं 6 नोड ले लेता हूँ, 3 4 5 6, तो ये 10 प्लस 6 माइनस 1 नए नोड बनाएगा, मतलब 5। तो 10 में प्लस 5 करेंगे, कितना आ गया, 15 कनेक्शंस बनाएगा। तो ये फॉलो करेगा इस पैटर्न को, जिसको हम कहेंगे, इसको निकाला जा सकता है कि अब ये सम ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला होगा, सम ऑफ ट्रायंगुलर नंबर n-1 डिवाइड बाय 2। स्टेप 4 में हम हर नया डॉट जो नोड है आपका वो पुराने सारे डॉट से जुड़ता है। पहला नोड 0 कनेक्शन देता है, फिर इस तरह से आगे सीरीज चलती है। तो फाइनली द नंबर ऑफ एजेस in a complete graph with n nodes follows triangular numbers because each new node connects to all previous nodes, forming the sum 1 plus 2 plus 3 plus n-1, which is a triangular number। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th के तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय स्मृति। स्मृति के द्वारा बनाए गए जो रन थे उनका आपको बार ग्राफ बनाना है। 8 मैचेस उसने खेले, हर मैच में कितने रन बनाए वो आपको गिवन है नीचे, और इसके बिहाफ पर आपको बार ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ कैसे बनता है, आपको 2 डिटेल दे दी गई, एक मैच की एक रन्स की, और इसको आपको बार ग्राफ पर शो करना है। तो आप कैसे करोगे, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ पेपर है, इस पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरी तरफ आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं मैचेस नहीं, यहाँ पर आप लिखते हैं रन, यहाँ पर आप लिखते हैं रन्स, एंड यहाँ पर लिखते हैं आप मैचेस। कितने मैच खेले, मैच खेले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर बनाते हैं हम अपने रन्स, कितने बनाए रन, 100 तक रन बनाए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10, ठीक है। अब देखते हैं 10 100 तक रन बने, फर्स्ट मैच जो खेला गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें कितने रन बने, आप बार ग्राफ ऐसे ही बनाओगे स्केल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 50 70 90 100। फर्स्ट मैच में रन बनाए गए 80 50 10, 80 मतलब यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद सेकंड 80 50 यहाँ तक बार ग्राफ बनाओगे, आप बार बनाओगे एक सिंपल। फिर इसके बाद 10 तक, मतलब सिर्फ थर्ड मैच में 10 रन बने। फिर फोर्थ मैच में 100 बने, फोर्थ मैच में आपके स्मृति ने 100 रन बनाए, एक बार बनाओगे। फिफ्थ मैच में 90 रन बनाए, ठीक है। इसी के साथ सिक्स्थ मैच में 0 कुछ नहीं बनाया, सेवन्थ मैच में फिर से 90 बनाए, और 8th मैच में फिर से 50 बनाए। तो इस तरह से आपका बार ग्राफ रेडी होगा, ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिलेगी और आप इस पेपर को अच्छे से समझ पाए हो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक आप टेलीग्राम का जो चैनल लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपनी PDF अवेल कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, एटलीस्ट इस पेपर को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको हर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।